नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। गाइस, आज हम एस्ट्रल पॉलीटेक्निक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इस एनालिसिस में हम एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, क्या डिटेल्स देखना चाहिए, कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है जो मैंने एनुअल रिपोर्ट से निकाला है, एंड फाइनली पास्ट डेटा का एनालिसिस एंड कौन से पैरामीटर्स पे एनालिसिस करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पहले कंपनी का स्टॉक चार्ट देख लेते हैं। सो वी कैन क्लियरली सी कि इट हैज़ गिवन अस अराउंड 178 टाइम्स रिटर्न सिंस 2008 दिसंबर टिल प्रेजेंट टाइम। तो यू कैन से ऑलमोस्ट 200 बैगर है अगर मार्च का डिप अकाउंट नहीं करे तो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स इन द पास्ट। चलिए देखते हैं कि इतना अच्छा रिटर्न्स क्यों दिया है, कंपनी के पैरामीटर्स क्या हैं। पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो एस्ट्रल पॉलीटेक्निक जो है वो एक पाइपिंग कंपनी है जो 1996 में क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स बनाने से चालू किया था इन इंडिया। ये बेसिकली प्लास्टिक पाइप्स में है, नॉट इनटू मेटल पाइप्स। तो जिनको नहीं पता है, पहले मेटल पाइप्स यूज़ होता था हर जगह, बट अभी प्लास्टिक पाइप्स का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज प्लास्टिक पाइप्स के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं ओवर मेटल पाइप्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। एक केन्या में है, एक यूएस यूके में भी है। बिजनेस जो है पाइपिंग एडिसिव दोनों सेगमेंट्स में है। कंपनी ने अक्वायर किया है REPL, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कंपनी का सेल्स बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। एंड कंपनी ने एडिसिव सेगमेंट में रेसिनोवा केमी लिमिटेड एंड सीलिट सर्विसेज को में जॉइंट वेंचर किया है। तो लेट अस लर्न अबाउट रेसिनोवा केमी लिमिटेड। बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है एडिसिव में। एडिसिव जो है उसका इंडिया का अमंग्स द टॉप कंपनीज में पिडीलाइट इंडस्ट्रीज आता है। डू ड्रॉप अ कमेंट अगर आप चाहते हो कि पिडीलाइट का भी एनालिसिस करें इस वीडियो में। सो रेसिनोवा का रूरल मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड है। एंड कंपनी जो है वो दहेज में एक एडिसिव प्रोडक्ट बनाने का फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश करने का सोच रहा है। एंड इन्होंने रेसी शील्ड करके एक सैनिटाइज़र ब्रांड लॉन्च किया है फॉर कोविड-19। एंड वी कैन सी द सेल्स इज अराउंड 3700 million रुपीज़। अगर हम सीलेट की बात करें तो ये यूके यूएस में है, एंड कंपनी का एक्विजिशन 80% है सीलेट में इन 2014। ये कंपनी को में एक्विजिशन करने से यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में इनका सेल्स एंड नेटवर्क बन चुका है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इस कंपनी का 2059 million रुपीज़ का नेट सेल हुआ है फॉर FY 1920। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये कंपनी पाइपिंग एंड एडिसिव्स में है। इसका मेजॉरिटी बिजनेस जो है पास्ट का वो पाइपिंग में ही है, दैट टू इनटू द प्लास्टिक पाइपिंग। एडिसिव रिसेंटली फ्रॉम 2014-15 से ही उन्होंने सेगमेंटेशन स्टार्ट किया है इसमें। सो let us see the managing director's message. So this is extremely important to read in any annual report. हमें मैनेजिंग डायरेक्टर का जो विजन है, फ्यूचर आउटलुक है एंड आइडियाज़ जो है उसका बहुत पता चलता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के वजह से उनका जो है मार्केट शेयर बढ़ा है, विच इज़ गुड। उड़ीसा में नया प्लांट लगा रहे हैं जिससे उनको नॉर्थ ईस्ट मार्केट कैप्चर करने में हेल्प होगा। पेक्स अ प्रो, ये इनका लेटेस्ट बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो प्लीज़ टू चेक इट आउट। स्पेशली जो इस शेयर में इन्वेस्टेड है उन्हें तो इस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट गाइस इन द प्लम्बिंग सेक्टर। एंड रणवीर सिंह इज़ द ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड इमेज बूस्ट करने के लिए उन्होंने रणवीर सिंह को अप्रोच किया। अगेन अ गुड मूव। एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड डीलर अटैचमेंट प्रोग्राम्स भी लॉन्च किया है जिससे उनका नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से ग्रो करें। अगर हम इनोवेशंस में देखें तो इन्होंने CPVC पाइपिंग को पहले पहले इंट्रोड्यूस किया था, एंड UPVC पाइपिंग जो लेड फ्री है उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। सो वी कैन से कि ये कंपनी काफ़ी इनोवेटिव है एंड फर्स्ट मूवर है अपने सेगमेंट में।
अगर हम डिस्कशन एंड एनालिसिस देखें मैनेजमेंट का, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एनुअल रिपोर्ट का। इससे हमको पता चलता है कि बिजनेस का आउटलुक क्या है। तो ये लोग बोलते हैं कि पाइपिंग इंडस्ट्री इज़ अ 30,000 करोड़ इंडस्ट्री, जो कि 10% हर साल के रेट के हिसाब से बढ़ रहा है। तो अच्छा ग्रोइंग मार्केट है एंड मतलब काफ़ी मार्केट स्कोप है कैप्चर करने के लिए। उसमें भी ये लोग बोलते हैं कि 60 to 65% ही ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में, बाकी जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में। सो जनरली इसका ये ट्रेंड होता है कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं ओवर द लॉन्ग रन। ऊपर से ये मार्केट 10% हर साल से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। तो ये कहते हैं कि इस इनका जो सेल्स है उसका ग्रोथ का मेन फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ा तो इनका सेल्स बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शंस बढ़े तो इनका सेल्स बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इरिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा से इन लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा बिजनेस में। तो ये कहते हैं कि इनके पास सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट है, जो कि प्लास्टिक पाइप्स को मेटल पाइप से बेटर फेवर बनाता है। सो दे आर ऑलरेडी इनटू मेकिंग प्लास्टिक पाइप, एंड प्लास्टिक पाइप्स के एडवांटेजेस भी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो 35 to 40% ऑफ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, कोविड की वजह से हो सकता है कि ये छोटे छोटे पाइपिंग कंपनीज जो हैं वो बिजनेस लॉस फेस करें, जिससे कि उनका जो मार्केट शेयर है ये कंपनी कैप्चर कर सकता है। नॉट जस्ट दिस, ऑल द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए ओपन है। कंटिन्यूइंग विद दिस, व्हेन वी सी द अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ, तो हमें ये पता चलता है कि जिन कंपनीज़ का हाई डेट एंड वीक कैश फ्लो है उनको एक्वायर करने, सस्ते दाम में एक्विजिशन करना का हाई पॉसिबिलिटी है सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इन दिस पाइपिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च किया है डेवलपमेंट के तौर पे, जिससे इनका इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। जो ट्रेडिशनल मेटल पाइप्स हैं उनको उनके साथ बहुत इश्यूज है, जैसे रस्ट हो जाता है तो वेल्डिंग करना पड़ता है या पूरा पाइप चेंज करना पड़ता है। तो प्लास्टिक पाइपिंग सॉल्यूशंस काफ़ी कन्वीनियंट और इजी एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो रिप्लेसमेंट के नज़रिए से ये बिज़नेस काफ़ी फ़ायदे में आ सकता है। एंड ये कह रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, इनके सर्विसेज का डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ेगा। अगर हम चैलेंजेस देखें तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को चैलेंज बोला है, स्टैग्नेशन इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर रुक जाता है फॉर सम रीज़न, तो उसके वजह से इनका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दिस ईयर पे थोड़ा सा ग्लांस डालें तो प्लीज़ नोट, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स को ही देखते हैं, नॉट स्टैंड अलोन, क्योंकि स्टैंड अलोन में सिर्फ एस्ट्रल पॉलीटेक्निक पाइपिंग के बारे में होता है। कंसोलिडेटेड में सारे जॉइंट वेंचर्स एंड एक्विजिशंस भी आ जाते हैं। तो वी कैन सी दैट सेल्स का जो ग्रोथ है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो सिर्फ 2.82% से बढ़ा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। लेकिन इनका जो एबिटा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो सब अच्छे रेट से बढ़ा है। तो एनीवे हम फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी का करेंगे आगे जाते हुए, सो वील एनालाइज इट इन मोर डेप्थ। तो हम ये देख सकते हैं कि पाइपिंग में 77% कॉन्ट्रीब्यूशन है सेल्स का इन दिस ईयर, कंपेयर टू 74% लास्ट ईयर। बाकी जो है वो एडिसिव्स से आता है। हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने आईपीएल में काफ़ी सारे टीम्स को लॉन्च किया है। रणवीर सिंह एंड बादशाह को भी लॉन्च किया। आई मीन रणवीर सिंह इज़ द ब्रांड एम्बेसडर। दो मूवीज़ में भी को प्रमोट किया है। एंड इनके पास जो पाइपिंग एंड एडिसिव्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स भी काफ़ी अच्छे नंबर्स में है। सो वी कैन सी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी का जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 55.74% है। 10 years बैक इट वाज 57, तो इट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, बट इट ओवर 10 years सिर्फ 2% के अराउंड गिरा है। तो इतना ख़राब रेट नहीं है। एंड एनी कंपनी हैविंग मोर देन 50% प्रमोटर होल्डिंग इज़ कंसिडर टू बी अ वेरी गुड कंपनी। तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है एंड ओवर सो मेनी ईयर्स का बहुत कम रेट से गिरा है, तो इट्स फाइन। चलिए अभी फंडामेंटल एनालिसिस पे पहुंचते हैं इस कंपनी का।
वी कैन सी कि इनका जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो किया है फ्रॉम दिस ग्राफ। लेट अस सी कि ईयर ऑन ईयर चेंज क्या था, मीनिंग टू से इस साल पिछले साल से कितना बढ़ा या घटा है। तो हम ये देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर का जो परसेंटेज नंबर्स हैं दे आर फैंटास्टिक। मेरा जो कट ऑफ रहता है अच्छे कंपनी के को मैं जो मानता हूँ उस फॉर दैट व्हाट आई से इज कि 70% ऑफ सैम्पल स्पेस शुड बी मोर देन 8% ग्रोथ। तो इसमें 9 ईयर्स का सैम्पल स्पेस लिया है एंड सारे के सारे 8 के ऊपर है। इनफैक्ट कई सारे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लाइक सम 20, 30, 40s में। तो दिस इज़ द रीज़न वाई द स्टॉक हैज़ ऑलमोस्ट गिवन अ 200x रिटर्न। 200 बैगर है 10 सालों के रेंज में, अगर मार्च से पहले का हम वैल्यू देखें तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मेनली बिकॉज ऑफ द हाई सेल्स ग्रोथ। रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो कितना पैसा उनको रॉ मटेरियल में खर्च करना पड़ा। तो एट एनी गिवन टाइम रॉ मटेरियल शुड आइदर बी स्टेबल और डिक्रीजिंग। इस केस में इट इज़ डिक्रीजिंग इन अ स्टेबल वे, जो कि बहुत अच्छा है। तो कंपनी के पास रॉ मटेरियल प्राइसिंग में काफ़ी पावर है एंड एडवर्सली ऊपर नीचे ग्राफ नहीं है, तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। अदर इनकम परसेंटेज, तो गाइस प्रॉफिट्स में दो चीज़ें होती हैं, अदर इनकम भी होता है एंड ऑपरेशन का प्रॉफिट्स भी होता है, नेट प्रॉफिट्स। तो अदर इनकम जो होता है दैट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ योर नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज। दिस इज़ अगेन अ मतलब पर्सनल एनालिसिस रूल, ऐसा का एक थंब रूल नहीं है। मेरे हिसाब से एक अच्छा कंपनी का जो अदर इनकम है वो 15% के नीचे ही रहता है। क्लियरली वी कैन सी कि पिछले 5-6 सालों में तो इट इज़ वेरी लेस, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेकिन एक बार नज़र डाल ही लेते हैं कि अदर इनकम कहाँ से रहा है। तो इससे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का देख लेते हैं। मेनली यू हैव रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, जो कि 25,700 मिलियन रुपीज़ का अराउंड है। एंड देन अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में 65 मिलियन रुपीज़ आता है। अगर हम अदर इनकम देखें तो बैंक से जो इंटरेस्ट है, जॉइंट वेंचर्स से जो इंटरेस्ट है और बाकी से जो इंटरेस्ट है उनमें से पैसा आ जाता है थोड़ा। एंड मिसलेनियस इनकम में 27 मिलियन रुपीज़ डाला है। तो ऑल इन ऑल इफ़ यू सी ये नंबर बहुत ही कम है, तो इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, इस पर इतना एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अगर ये 15% के आसपास होता है या उससे ज़्यादा होता तो डेफिनेटली रेड फ्लैग है, तब समझना पड़ेगा कि मिसलेनियस में क्या क्या आता है। चलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इट शुड, देयर आर टू थिंग्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक है स्टेबिलिटी और दूसरा है ग्रोइंग ट्रेंड। स्टेबिलिटी तो इसमें है, मतलब बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस नहीं है, सो दैट इज़ गुड। बट ट्रेंड जो ग्रोइंग ट्रेंड है वो नहीं है। तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन एक तरीके से स्टैग्नेटेड स्टेबिलिटी रेंज पे है। ये ख़राब नहीं है बट एट द सेम टाइम बहुत प्रॉमिसिंग या अच्छा भी नहीं है। दैट मीन्स अ कंपनी इज़ नॉट एबल टू इम्प्रूव इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो खाली मेंटेन कर पा रहा है इन अ स्टेबल रेंज। तो ये एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है फ्रॉम अ फंडामेंटल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें तो दोनों ही अपवर्ड ट्रेंड में, विच इज़ गुड। सो गाइस अगर आपको नहीं पता है कि नेट प्रॉफिट और CFO में फ़र्क क्या है, तो आई वुड रिकमेंड कि यू प्लीज़ गो एंड चेक आउट द ITC फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो या ITC का Q1 रिजल्ट ऑल्सो, और माई फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो दैट आई पोस्टेड वर्लपूल में भी है। तो उस सब में मैंने काफ़ी डेप्थ में समझाने की कोशिश किया है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनको कैसे व्यू करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ टू हैव अ लुक एट इट इफ़ यू डोंट नो। तो दोनों का ट्रेंड अपवर्ड है विच इज़ गुड, बट असली एनालिसिस होता है नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उसका जो डिफ़ॉल्ट रेंज है, अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस से आई एम सेइंग कि द डिफ़ॉल्ट रेंज इज़ अराउंड 80 to 120%। तो 80 to 120 के बीच में रहा तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड बाय मी। इन दिस केस क्लियरली बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। इट शुड बी स्टेबल बिटवीन 80-120, जो कि बहुत कम है। तो ये एक और रेड फ्लैग है। दैट मीन्स दैट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज नॉट ट्रांसलेटिंग completely into your नेट इनकम। चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं।
इसका भी कोई खास थंब रूल नहीं है. आई हैव केप्ट इट एज मिनिमम 15% ओवर माई एंटायर सैम्पल स्पेस. तो इसमें 12 and 14% जो FY15 और 16 में है उसको छोड़ के बाकी सबको सेटिस्फाई कर रहा है. तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ इट. आइडियली इट शुड एटलीस्ट एक इंक्रीजिंग ट्रेंड होता तो मैं खुश रहता. यहाँ पे हल्का सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है. तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आने वाले स्लाइड्स में. ROC जो है दैट इज़ ऑल्सो एज अ डिफ़ॉल्ट नंबर इट इज़ कंसिडर्ड कि 15% के ऊपर रहा तो अच्छा है. उसका इन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले वीडियोस में दी है. सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू गो एंड चेक इट आउट इन केस यू आर इंटरेस्टेड. तो वी कैन सी कि ROC इज़ गुड. अगेन हल्का सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है बट स्टिल 20% के ऊपर है मोर और लेस. तो चलिए नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर पे देखते हैं. नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर क्या है. बेसिकली 1 रुपये का फिक्स्ड एसेट कितने रुपए का सेल्स आपको दे रहा है. तो सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स को नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर बोलते हैं. तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एवरी 1 रुपी इट वॉज गिविंग 4 रुपीज़ 4.2 बट देन इट इज़ स्लोली कमिंग डाउन. तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने अपना नेट फिक्स्ड एसेट को ग्रो किया है बट वो सेल्स में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है. डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है न्यूमरेटर के कंपैरिजन. एंड वी नो कि इसका जो सेल्स का जो ईयर ऑन ईयर चेंज था वो बहुत ही अच्छा था. मीनिंग टू से डबल डिजिट्स में था या ग्रेटर देन 8 था. सो दैट ओनली गोज़ टू शो कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में. लेट अस जस्ट हैव अ क्विक लुक कि इनका क्या एनालिसिस है इसमें. तो हम ये समझ सकते हैं कि FY16 से 20 तक स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर देखें तो इनका जो कैपेसिटी है वो मैंने मेट्रिक टन में डाला है और नीचे जो मतलब कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन जो है उसको भी डाला है. तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज है वो बेसिकली ये बताता है कि अगर आप मान लीजिए 100 पेंसिल बना सकते हो तो आप कितना बना रहे हो. आपका कैपेसिटी 100 पेंसिल बनाने का है लेकिन आप सिर्फ 61 पेंसिल्स बना रहे हो. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. तो हम हर साल देख सकते हैं कि प्लांट अपना कैपेसिटी तो बढ़ा रहा है लेकिन यूटिलाइजेशन जो है वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा है. तो क्लियरली दिस शोज गिव्स अ अंडरस्टैंडिंग टू अस व्हाई नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज़ लो. अगर हम रिसीवेबल डेज देखें तो लोअर द नंबर ऑफ डेज इट इज़ बेटर. रिसीवेबल डेज बेसिकली होता है कि हमारे क्लाइंट्स कंपनी का जो कस्टमर है जो कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कंपनी को कितने दिन में पैसे दे रहे हैं. तो बड़े बड़े बिजनेसेस में पैसे तुरंत नहीं मिलता है. सो इट टेक्स सम टाइम एंड इस टाइम को ही रिसीवेबल डेज बोलते हैं. तो क्लियरली वी कैन सी कि कंपनी इज़ एबल टू डिक्रीज इट्स रिसीवेबल डेज और फ्रॉम इट्स पास्ट. सो लोअर द बेटर में डेफिनेटली इट इज़ लोअर एंड इट्स अ वेरी गुड साइन. मतलब कंपनी के हाथ में थोड़ा सा पावर है ओवर देयर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. हम डेट टू इक्विटी एंड डेट देखते हैं. सो वी कैन सी कि डेट हर साल बढ़ रहा है फ्रॉम द ग्राफ बिलो लेकिन डेट टू इक्विटी जो है वो घट रहा है फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम FY14. तो डेट टू इक्विटी पर्सनली आई डोंट प्रेफर डेट कंपनीज. डेट फ्री हो तो अच्छा है बट इन दिस केस बिकॉज द कंपनी इज़ एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग. जो पाइपिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं इस इंडस्ट्री के अराउंड मेरे को ये समझने को आ रहा है कि इंडस्ट्री इज़ अ बिट कैपिटल इंटेंसिव. मतलब कर्जा लेके प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ग्रो करने से ही इनका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा. बेस्ड ऑन ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग आई फील कि जो कर्जा इन्होंने उठाया है वो जस्टिफाइड है. प्लस कर्जा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन इन अ वे. तो आई वुड प्रेफर कि मतलब 5% से ज़्यादा ना हो. 5% से कम ऐसा एक्सट्रीमली गुड कंपनी. मतलब मान लीजिए कि कर्जा ही नहीं है उस कंपनी पे वैसा कंपनी है तो हम इस केस में 10 to 15% भी ले सकते हैं. सो इफ़ आई वॉज अ शेयर होल्डर और इफ़ आई वॉज इंटरेस्टेड मैं एक नज़र डालूँगा कि आने वाले 2-3 सालों में क्या कंपनी का कर्जा मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो घट रहा है या नहीं. दैट वुड बी माई की फोकस एरिया.
एक बार क्रिसिल का जो क्रेडिट रिपोर्ट एनालिसिस है वो देख लेते हैं। मैं इसलिए इसको उठा रहा हूँ क्योंकि क्रिसिल जो है वो क्रेडिट रेटिंग या कर्ज़ा लेने का जो इंटरेस्ट रेट और कंपनी का एबिलिटी टू रीपे द कर्जा है उस पर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। सो इससे हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का एनालिसिस मिल जाता है कि कंपनी कैसे करे, मतलब कंपनी के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एक्सेट्रा क्या है। तो बेसिकली क्रिसिल ने इसका रेटिंग जो है वो AA- पॉजिटिव से AA- स्टेबल की है, जो कि एक रेटिंग कम की है। कम करने का वजह यह है कि कंपनी को लगता है लॉकडाउन की वजह से पाइपिंग इंडस्ट्री अफेक्ट होगा, क्योंकि वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं आता है। इसके साथ साथ कंपनी को लगता है कि एस्ट्रल पॉली को अपना सेल्स बिजनेस सबको रिवाइव करने में थोड़ा सा समय लगेगा इन द शॉर्ट टू मिड टर्म, और इन सब कारणों की वजह से कंपनी को रेटिंग हल्का सा कम मिला है। बट कंपनी ने ये ज़रूर बोला है कि इनका फंडामेंटल्स हेल्दी है, इनका बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है and all those things. So guys, if you want to know how to analyze the balance sheet, income statement and all in more detail, तो do let me know in the comments. मैं फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज लेक्चर में इस सारे रेशियोज़ पे विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स डिटेल एनालिसिस वीडियो बना के डालूँगा। सो बट डू लेट मी नो कि आप चाहते हो कि नहीं। लास्टली टू समराइज, लेट्स जस्ट लुक एट एवरीथिंग एट अ ग्लांस। सेल्स का जो ग्रोथ रेट था वो फैंटास्टिक था। सेल्स ईयर ऑन ईयर जो था वो अमेजिंग था। जो आपका रॉ मटेरियल प्राइसिंग पावर है वो कंपनी का अच्छा है, क्योंकि घटता जा रहा था। अदर इनकम भी 15% के नीचे, तो आई हैव गिवन इट गुड। स्टेबिलिटी के मामले में नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ ओके, बट ग्रोथ के मामले में इट इज़ एवरेज। जो आपका नेट प्रॉफिट बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि बहुत हाई फ्लक्चुएशन है। आपका ROE इज़ एवरेज, ROC इज़ गुड। ब्रांड प्रेजेंस अच्छा है, क्योंकि हमने देखा IPL मूवीज़, रणवीर सिंह एज ब्रांड एम्बेसडर, दे आर डूइंग एवरीथिंग टू मेक देयर कंपनी स्टैंड आउट। मैनेजमेंट भी अच्छा है, डिसीजन लेने के बेसिस पे, मैनेजमेंट का आउटलुक के बेसिस पे किया मैंने। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स का जो है परसेंटेज वो काफ़ी अच्छा है। बिजनेस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एज पर द रिपोर्ट्स इज़ गुड। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इज़ हाई, दिस इज़ नॉट गुड। गवर्नमेंट का इम्पैक्ट जहाँ भी हाई होता है वो इंडस्ट्री थोड़ा सा कॉशियसली हमें देखना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का पूरा इम्पैक्ट नहीं है, ओनली इन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इट हैज़ एन इम्पैक्ट। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट एक्चुअली कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूट करता है फॉर एस्ट्रल, बट वी कैन सी दैट एस्ट्रल इज़ इन मल्टीपल बिजनेसेस इंक्लूडिंग एडिसिव सेगमेंट। तो गवर्नमेंट का जिन बिजनेस पे इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है, सो दैट इज़ वाई आई हैव गिवन इट एज हाई। इनोवेशन के मामले में इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज वी सॉ दैट इट इज़ अ फर्स्ट मूवर इनोवेटर। जो क्रिसिल रेटिंग है वो एवरेज है, क्योंकि एक रेटिंग कम की है। NAFT इज़ बैड, क्योंकि ₹1 के फिक्स्ड एसेट से सेल जो है वो मतलब ड्रॉप किया है ₹4 से ₹2। रिसीवेबल डेज इज़ गुड। सो गाइस, ये था एस्ट्रल पॉलीटेक्निक का कंप्लीट एनालिसिस। एज अ स्टॉक रिकमेंडेशन, आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद SEBI, आई डोंट गिव एनी recommendations, I only share my opinions from a educational point of view. आई ओन एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, मैंने इसको 2 साल पहले ख़रीदा है, तो अभी तक मेरे पास है। ऑब्वियसली द कंपनी इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, आई इंटेंड टू होल्ड इट। बट पॉइंट ये नोट करने का ये है कि इसका जो परसेंटेज इन माई पोर्टफोलियो है वो काफ़ी कम है, लेस दैन 5% है। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, और इफ़ यू वांट मी टू चेक योर पोर्टफोलियो एंड टेल यू कि आपका पोर्टफोलियो का स्ट्रेंथ क्या है और क्या अच्छा है क्या ख़राब है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट और share with you the analysis of your portfolios. That's all for today, guys. Thank you. Do like and subscribe. See you in the next video.